हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 स्टार के नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 की, जो बात करता है द यूनियन जुडिशियरी। जिसमें आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल, ट्रांसफर एंड सैलरीज, दूसरा कॉलेजियम सिस्टम। तो आर्टिकल 124 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम। क्लॉज 1 बात करता है स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग विथ 1 सीजीआई। मतलब कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक सीजीआई होंगे, एंड पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ जजेस, जिसमें पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है जजेस के नंबर। सो ऑन दैट टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था, उस समय पे अदर जजेस की संख्या थी सिर्फ 7। लेकिन अभी बात करें करंट सिनेरियो की, तो करंट में अभी है 33 जजेस एंड 1 सीजीआई। तो बात करें कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 28 जनवरी 1950 को। उस दिन हम लोग इनॉग्रेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं, जिसके पहले सीजीआई थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले सीजीआई बनाया गया था एच.जे. कानिया को। तो क्लॉज 2 बात करता है कि एवरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब जितने भी जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो सभी अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड सीजीआई इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विथ कंसल्टेशन ऑफ सम जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से के कंसल्ट से प्रेसिडेंट सीजीआई को अपॉइंट करेंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद द कंसल्ट ऑफ सीजीआई। तो सीजीआई कंसल्ट किससे करेंगे? सीजीआई शैल कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसी को हम लोग कॉलेजियम का नाम देते हैं, जिसमें कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और एक सीजीआई होते हैं। वो मिल करके कंसल्ट करते हैं और फिर नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, जो कि हम लोग आगे कॉलेजियम में पढ़ने जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि नो ओपिनियन कंट्रेरी टू दैट ऑफ द सीजीआई शैल बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट। अगर कोई भी ओपिनियन जो है कंट्रेरी करता है सीजीआई से, तो उसे कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा प्रेसिडेंट से। फिर बात करते हैं द होल प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन शैल बी इन रिटन फॉर्म, मतलब जो भी कंसल्टेशन का प्रोसेस होगा वो सब रिटन फॉर्म में होना चाहिए। एंड व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस सीनियरिटी प्रिंसिपल शुड बी फॉलो, मतलब कि जजेस के अपॉइंटमेंट करते समय जो मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं उनको सीजीआई के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उनमें हमेशा एक सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए। जो कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है ईयर ऑफ सर्विसेज के अनुसार, मतलब ईयर ऑफ सर्विसेज पे बेस्ड होता है सीनियरिटी का प्रिंसिपल, जिसे हम लोग फॉलो किया जा सकता है। और अगर नहीं फॉलो किया जाएगा, मतलब कि इसका ब्रेकडाउन होगा, तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का एक लिए थ्रेट है, जो कि 3 टाइम किया गया है अब तक, जो हम लोग आगे केसेस में पढ़ेंगे। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, वो हम लोग कॉलेजियम में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग जाते हैं क्लॉज 3 के ऊपर। क्लॉज 3 बात करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहला कि ये तो या तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, और दूसरा कि वो 65 साल से कम उसका उम्र होना चाहिए। एंड हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 years ऑफ द जज ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, मतलब कि 5 साल तक वो हाई कोर्ट के जज सर्व किए होने चाहिए। अब जानेंगे इसका मतलब क्या होता है। मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन का मतलब होता है सर्विसेज इन डिफरेंट हाई कोर्ट मस्ट बी कंजिक्यूटिव, मतलब कि जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में अगर वो सर्विस किए हैं एज अ जज, तो उसे भी काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि 3 साल उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में किया और 2 साल उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में सर्व किया, मतलब कुल मिला के हो गए 5 साल। मतलब कैसे भी करके 5 साल एज अ जज वो सर्व किए होने चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। फिर हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 years फॉर एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, मतलब 10 साल तक उनके पास एज एडवोकेट वो सर्व किए होने चाहिए। फिर बात करता है कि इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, मतलब प्रेसिडेंट की नजर में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब होता है कि लीगल फील्ड में काफी एक्सपर्ट हो, जैसे कि कोई स्कॉलर्स हो, कोई रिसर्चर हो, या फिर एक प्रोफेसर हो, जिनके पास बहुत अच्छा एंड डेप्थ नॉलेज हो लीगल फील्ड में। अब बात करते हैं कि अभी तक क्या कोई भी ऐसा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बनाया गया है? नहीं। तो इंडिया में अब तक किसी को भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट नहीं बनाया गया है, मतलब कि प्रेसिडेंट के नजर में अभी तक कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट नहीं है।
रेडी। अब बात करते हैं आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 की, जो बात करता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो जजेस का रिमूवल किस ग्राउंड पे किया जा सकता है और किसके द्वारा किया जा सकता है। तो बोलता है कि जजेस कैन बी रिमूव बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही जजेस को रिमूव किया जा सकता है। और किस ग्राउंड पे, तो ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी सिर्फ दो ही ग्राउंड पे जो कि प्रूव होते हैं तभी जाके उसे रिमूव किया जा सकता है। ऑन द कंडीशन एड्रेस टू बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, कंडीशन क्या है, दोनों हाउस को एड्रेस करना होगा। फिर बात करते हैं कि अगर बात करें जजेस के रिमूवल की, तो ये पूरा रिमूवल का प्रोसेस दिया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। फिर बात करते हैं इम्पीचमेंट मोशंस कैन बी ओरिजिनेटेड इन बोथ हाउसेस, मतलब हम दोनों हाउस में ही मोशन को ओरिजिनेट किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोकसभा से कर रहे हैं तो हमें मिनिमम 100 मेंबर्स चाहिए, 100 मेंबर्स का साइन नोटिस जो की जाएगा स्पीकर को। फिर बात करें राज्यसभा की, तो मिनिमम 50 मेंबर की साइन नोटिस जो की जाएगा चेयरमैन को। फिर जब इसे एडमिट कर लिया जाएगा, एडमिट करने के बाद वो एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इन्वेस्टिगेशन कमिटी को। तो एक कॉन्स्टिट्यूट 3 मेंबर कमेटी फॉर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो जब इन्वेस्टिगेशन कमेटी के द्वारा चार्जेस फ्रेम कर दिए जाते हैं, तो आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस 1 कॉपी सेंड टू डेड जजेस फॉर द डिफेंस प्रिपरेशन, मतलब कि जो जज रिमूव होने वाला होता है उसे एक कॉपी दिया जाता है ताकि वो अपना डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर सके। आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट एंड विच मस्ट बी अडॉप्टेड बाय बोथ द हाउसेस, मतलब दोनों हाउसेस द्वारा अडॉप्ट किए जाने चाहिए बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। आफ्टर एडॉप्शन फ्रॉम बोथ द हाउसेस, जब दोनों हाउसेस में अडॉप्ट कर लिया जाता है तो फिर बाय सेंड टू द प्रेसिडेंट, जिसे प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, जो कि एक ऑर्डर इशू पास करते हैं उस जज के रिमूवल के लिए। तो आइए अब हम इस पे ध्यान देते हैं। इसका एक बहुत ही फेमस केस है सरज रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में सरज रामास्वामी को डिटेन किया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो उसकी वाइफ ने, हिज वाइफ फाइल पिटिशन ऑफ हैबियस कॉर्पस इन सुप्रीम कोर्ट एंड शी चैलेंज्ड द डिटेंशन। तो डिटेंशन को चैलेंज किया गया और उसकी वाइफ द्वारा कहा गया कि डिटेंशन को इलीगल है, ग्राउंड नहीं क्लियर है, मतलब ग्राउंड नहीं बताया गया उसे, और एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट जो था उसे शो नहीं किया गया ताकि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि रीजन गिवन फॉर डिटेंशन इज सफिशिएंट फॉर प्रिपेयर डिफेंस, मतलब जो उसे रीजन दिए गए थे वो बहुत थे उसके डिफेंस प्रिपरेशन के लिए। एंड ABR मतलब एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट आर नॉट नेसेसरी, मतलब उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, जो कि दिए गए हैं हमारे आर्टिकल 22 क्लॉज 3 के सब क्लॉज B में। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन गवर्नमेंट कांट डिस्क्लोज इफ इट इज द अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं कर सकती, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। तो इन लास्ट की सुप्रीम कोर्ट ने उस डिटेंशन को वैलिड डिक्लेयर किया और पिटीशन को रिजेक्ट किया और कोर्ट अपहोल्ड द रूल्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट केस लॉ की, जिसका नाम है सब कमिटी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। तो इस केस में बेसिकली 2 मुद्दे उठाए गए। पहला तो ये बात करता है कि क्या MP का वोट इम्पीचमेंट प्रोसेस में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और दूसरा बात करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि पार्लियामेंट ने सही तरीके से काम किया या नहीं। तो अब आते हैं इस केस के फैक्ट पे, जिसमें कि MPs ने एक मोशन निकाला था जो कि था एक चीफ जस्टिस के खिलाफ V रामास्वामी, जिनके ऊपर चार्जेस लगे थे फिनेंशियल इरेगुलरिटी के। तो पार्लियामेंट ने एक कमेटी बैठाया, जिस इंक्वायरी कमेटी अंडर आर्टिकल 124+4, जिसमें कि इम्पीचमेंट प्रोसेस टोटली फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि रूलिंग पार्टी ने वोट ही नहीं किया था, जिसकी वजह से फेल हो गया। तो देन सब कमिटी ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, एक कमिटी था जो कि सीनियर लॉयर्स से बनता था और लीगल एक्सपर्ट से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इम्पीचमेंट प्रोसेस इज प्योरली पार्लियामेंट्री प्रोसेस विच डिफाइंड अंडर आर्टिकल 124+4, मतलब 124+4 के अंदर यह एक टोटली पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। तो फिर बात करते हैं कि नॉट सब्जेक्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है ये।
अब बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल होता है वो भी यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के इंटरनल काम का कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना हो। तो अब हम बात करते हैं कोलेजियम सिस्टम की। तो ये कोलेजियम सिस्टम होता क्या है? कोलेजियम सिस्टम अ ग्रुप इन विच ईच मेंबर हैज अप्रोक्सीमेटली इक्वल पावर एंड अथॉरिटी एंड सेम इंटरेस्ट। मतलब एक फोरम होता है, एक पैनल होता है जजेस का, जिन सभी के पास इक्वल पावर होता है, सेम इंटरेस्ट होता है और इक्वल अथॉरिटी होता है। तो ये 5 जजेस पैनल होता है जिसमें एक सीजीआई होते हैं और 4 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड टर्म एक्सटेंशन का। कॉलेजियम का बात करें तो बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, नो वे इट इज डिफाइंड, बट ये जुडिशियली इवॉल्व सिस्टम है जो कि कम्स फ्रॉम इम्पोर्टेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि इम्पोर्टेंट जजमेंट से आया था। जब हम पढ़ेंगे इसके 4 मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, लीडिंग केसेस जो कोलेजियम से डील करती है, तो उसमें हमें पता चलेगा कोलेजियम कहाँ से आया और इसे कब इवॉल्व किया गया था। अब बात करते हैं इन इंडियन हिस्ट्रीज दिस हैज हैपेंड 3 टाइम्स। मतलब इंडियन हिस्ट्री में 3 बार ऐसा हुआ है जब सीनियोरिटी प्रिंसिपल्स को इग्नोर करके हमारे सीजीआई अपॉइंट किए गए हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कि जेन्युइन रीजन था व्हेन जस्टिस इमाम हेल्थ वाज वेरी बैड। मतलब कि जस्टिस इमाम जो थे वो सीनियर मोस्ट जजेस थे, तो उनका हेल्थ इशू होने के कारण उस समय पे इनको थोड़ा साइड करके उस समय का जस्टिस सीजीआई बनाया गया था जस्टिस गजेंद्र गडकर को। तो उस समय पे जेन्युइन रीजन था, तो ये सही था। अब बात करते हैं सेकेंड टाइम कब हुआ था। ड्यूरिंग इंदिरास एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इंदिरा गांधी के सरकार में 2 बार ऐसा हुआ था कि सीनियोरिटी प्रिंसिपल्स के हमें इग्नोर करके सीनियर जजेस को इग्नोर करते हुए किसी और को सीजीआई बनाया गया था। जिसमें पहला आते हैं केशवानंद भारती केस का। तो केशवानंद भारती केस में हुआ यह था कि इसका जजमेंट आया था जिसमें कि एएन रॉय थे जो कि गवर्नमेंट के फेवर में इन्होंने अपना ओपिनियन दिया, जिसके वजह से इन्हें बना दिया गया सीजीआई, क्योंकि ये गवर्नमेंट के फेवर में इन्होंने दिया था। और तब ड्यूरिंग इमरजेंसी दूसरा बार कब हुआ, जब एडीएम जबलपुर के केस में, एडीएम जबलपुर केस वर्सेस श्रीकांत शुक्ला केस, इसमें भी सेम ही हुआ था। मतलब उस समय के इलिजिबल सीजीआई कैंडिडेट थे एचआर खन्ना, लेकिन उनको सुपरसीड करते हुए जस्टिस बेग को बना दिया गया था सीजीआई। तो इन सभी के कारण कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जिस कन्फ्लिक्ट में जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव होने लगा। मतलब 2 इश्यूज अराइज किए गए जिसमें पूछा गया था कि क्या अपॉइंटमेंट के पावर किसके पास हैं और जजेस अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में, जो 4 केस लॉस हैं। तो अब बात करते हैं फर्स्ट जजेस केस की, जो है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो ऑन दैट टाइम प्रेसिडेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन हायर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। मतलब उस समय पे एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स होते थे हायर जुडिशियरी अपॉइंटमेंट में। मतलब प्रेसिडेंट के पास फुल पावर होती थी वो, और जुडिशियरी हैज वेरी लिटिल इन्वॉल्वमेंट। मतलब जुडिशियरी के पास बहुत लिटिल इन्वॉल्वमेंट होता था। एंड सो दैट्स व्हाई पिटीशन हैज फाइल्ड बाय एसपी गुप्ता, जो कि अटॉर्नी थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया और उसमें इशू था कि आर्टिकल 124 ऑफ द कंसल्टेशन वर्ड यूज्ड एज कंक्यूरेंस और नॉट। मतलब कि जो कंसल्टेशन का वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब कंक्यूरेंस होता है या नहीं। मतलब कि जब कंसल्टेशन और रिकमेंडेशन दिया जाता है जजेस के द्वारा, तो क्या उसे मानना, प्रेसिडेंट को मानना काम है या नहीं। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि द प्रेसिडेंट सेज विल बी द फाइनल। मतलब कि प्रेसिडेंट ने जो कह दिया वो कह दिया, और जुडिशियल जजेस ओनली गिव देयर कंसल्टेशन एंड रिकमेंडेशन बट ओबे देम और नॉट इट्स अप टू द प्रेसिडेंट। मतलब कि जजेस का काम है सिर्फ रिकमेंडेशन देना और कंसल्टेशन देना, लेकिन उसे मानना है या नहीं मानना ये फुल्ली प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है। ये टोटली प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है। अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। हाँ, मतलब कि ट्रांसफर का भी पावर एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा है। मतलब कि हाई कोर्ट के किसी जज को किसी और हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता था आसानी से ऑन दैट टाइम। फिर बात करते हैं कि लास्ट उसका यही वर्डिक्ट निकल गया कि कंसल्टेशन इज नॉट मीन कंक्यूरेंस।
मतलब कंसल्टेशन का मतलब कंक्यूरेंस नहीं होता है। तो इस केस में एग्जीक्यूटिव का पावर ज्यादा था और कोर्ट ने भी यही बोला कि एग्जीक्यूटिव का भी पावर ज्यादा होगा, प्रेसिडेंट हैज मोर पावर। तो अब बात करते हैं सेकंड जजेस केस की, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सेकंड जजेस केस है। तो इसमें बेसिकली दो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीजीआई ओपिनियन, मतलब कि अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर में सीजीआई के ओपिनियन का क्या वैल्यू होता है, और दूसरा कि फिर से वही बात कि कंसल्टेशन वर्ड का मतलब कंक्यूरेंस होगा या नहीं होगा। तो इस केस में जो हमारा फर्स्ट जजेस केस आया था उस केस को ओवर रूल किया गया, जो कि इसका जजमेंट आया था 7:2 के रेशियो में। तो फिर उसके बाद बात किया गया कंसल्टेशन मीन्स कंक्यूरेंस, मतलब इसमें बोला गया कि कंसल्टेशन मीन कंक्यूरेंस होगा। यहाँ पे सीजीआई के ओपिनियन को ज्यादा वेटेज दिया गया और बोला गया कि सीजीआई इज द बेस्ट पर्सन, सीजीआई विल बी द हाईएस्ट वैल्यू बिकॉज ही इज द बेस्ट पर्सन टू एक्सेस द वर्थ ऑफ द कैंडिडेट। मतलब सीजीआई के ओपिनियन को यहाँ पे ज्यादा वेटेज दिया गया। बट सीजीआई विल नॉट टेक डिसीजंस अलोन, मतलब सीजीआई अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। इसके लिए 3 मेंबर का एक कमिटी बैठाया गया, मतलब 3 मेंबर बॉडी बनाया गया, जिसको हम लोग कोलेजियम के नाम से जानने जाते हैं। मतलब 3 मेंबर में 2 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे और 1 सीजीआई होगा। तो मतलब 3 लोग मिलकर के कोलेजियम का गठन करते हैं। तो कोलेजियम फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1993 में। फर्स्ट टाइम इन द केस कोलेजियम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीएन भगवती के द्वारा। अब फर्स्ट टाइम इस कोलेजियम का इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 में। अब बात करते हैं थर्ड जजेस केस की। थर्ड जजेस केस इन री स्पेशल रेफरेंसेस 1998 the president himself under article 143 asked for advice from the supreme court। मतलब आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करती है कि प्रेसिडेंट कभी भी एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, एडवाइस और कंसल्ट। सो प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन किया टेल अस अबाउट व्हाट विल बी द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड कंसल्टेशन, मतलब कंसल्टेशन का सही इंटरप्रिटेशन क्या है, जिसमें 9 जजेस बेंच बैठे और अनएनिमस डिसीजन दिया गया, जिसमें बोला गया कि कंसल्टेशन मीन्स कंक्यूरेंस ही होगा, जैसा कि सेकंड जजेस केस में बताया गया था। सेम यहाँ भी वही बोला गया और बोला गया कि सेकंड जजेस केस का जजमेंट बिल्कुल सही था। एंड सम मॉडिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन वेयर ऑफर्ड, मतलब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ कोलेजियम, मतलब कि पहले जहाँ पे 3 मेंबर का पैनल होता था वहां पे अब 5 मेंबर का पैनल किया जाएगा। मतलब अब यहाँ पे 4 मोस्ट सीनियर जजेस बैठेंगे और 1 सीजीआई बैठेंगे। एंड अपॉइंटमेंट इन जुडिशियरी कोलेजियम विल बी द फाइनल डिक्लेरेटरी अथॉरिटी, मतलब जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम ही वो फाइनल डिक्लेरेटरी अथॉरिटी होगा। एंड इन लास्ट प्रेसिडेंट हैज टू कंक्यूर विद द रिकमेंडेशन, मतलब कि प्रेसिडेंट को हमेशा ही ओबे करना होगा कोलेजियम की बात को और उसका रिकमेंडेशन को ओबे करना होगा और कंक्यूर करना होगा। तो अब हम लोगों ने देखा कैसे सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस में कोलेजियम को थोड़ा एम्पावर किया गया और वहीं पर एग्जीक्यूटिव पावर को थोड़ा सप्रेस किया गया, क्योंकि कोलेजियम पावर को थोड़ा सा एम्पावर किया गया क्योंकि जुडिशियरी में कोलेजियम एक बहुत अच्छा माना जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, जिसके लिए बहुत सारे एलिगेशन लगने लगे कोलेजियम को। उस एलिगेशन को दूर करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए एनजेएसी को इंट्रोड्यूस किया गया 99th अमेंडमेंट में। एनजेएसी जिसमें 6 मेंबर हुआ करते हैं। पहला सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट जजेस, लॉ मिनिस्टर एंड 2 इमिनेंट पर्सन में आते हैं, जिन्हें अपॉइंट किया जाता है सीजीआई द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा और लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा। मतलब इन तीनों ने मिल करके वो 2 वैकेंट सीट को भरते हैं, ये तीनों मिल करके। तो इसे चैलेंज किया गया इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के केस में, जो कि बात करता है एनजेएसी के वैलिडिटी को चैलेंज किया, जिसका वर्डिक्ट निकल गया 4:1 मेजोरिटी में, जहां पे कोलेजियम को वैलिड डिक्लेयर किया गया और एनजेएसी को इनवैलिड। तो इसका रीजन यही दिया गया कि दिस इज द थ्रेटन टू द इंडियन जुडिशियरी, मतलब ये थ्रेट है इंडियन जुडिशियरी के लिए, जहां पे सिर्फ 1 जुडिशियल मेंबर था एनजेएसी में और 2 पॉलिटिकल मेंबर्स थे। मतलब यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होने लगा, जिसके लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस कम हो, इसके लिए इसे एनजेएसी को इनवैलिड कर दिया गया और कोलेजियम को फिर से वैलिड कर दिया गया। तो जजेस शुड बी क्वालिफाइड बाय जुडिशियल ओनली,
इसका मतलब इंडिया एकमात्र इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे जजेस को जजेस ही अपॉइंट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पूरा सेशन, जिसमें हम लोगों ने कॉलेजियम को कवर किया और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये सभी को कवर किया। तो ये रहा आज का हमारा पूरा टेक सेशन, जिसमें हम लोगों ने कवर किया कॉलेजियम सिस्टम, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।